दोस्तों, आज की कहानी है 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ खिलवाड़। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह सुबह मैं लॉन में व्यायाम कर रहा था। इस वक्त दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि प्रिया को अपना कैसे बनाऊं। 7 साल की प्रिया जब से हमारे घर में आई है, हम दोनों पति पत्नी की यही मनोस्थिति है। दिलो दिमाग में बस प्रिया ही रहती है। साथ ही डर भी रहता है कि कोई उसे हमसे छीन कर ना ले जाए। आज से 2 महीना पहले तक प्रिया हमारी जिंदगी में नहीं थी। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के शुरू होने के करीब 1 सप्ताह बाद की बात है। उस दिन रात में अचानक हमारे दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। वैसे लॉकडाउन की वजह से लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना बंद था। रात के 11 बजे थे। सड़कें सुनसान थी, मोहल्ला वीरान था। ऐसे में तेज घंटी की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी निभा थोड़ी सहम गई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। उसने में से एक ने एक बच्ची का हाथ थामा हुआ था। मासूम सी वह बच्ची बड़ी बड़ी आंखों से एकटक मुझे देख रही थी। मैंने सवालिया नज़रों से पुलिस वालों की तरह देखा। जी कहिए, कुछ दिनों के लिए इस बच्ची को अपने घर में पनाह दे दीजिए। इसके माँ बाप को कोरोना हो गया है। उनकी हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस लड़की का कोई रिश्तेदार इधर नहीं रहता। अकेली है बेचारी, पर हम क्यों रखें? मतलब मेरे बारे में किसने बताया आपको? दरअसल इसके बारे में एक डायरी थी जिसमें आपका पता लिखा हुआ था। जब किसी और परिचित का पता नहीं चला तो हम इसे आपके पास लेकर आ गए। इस मासूम की सूरत देखिए। इसकी सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी है। इसके माँ बाप कोरोना पॉजिटिव में है, मगर इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। प्लीज रख लीजिए इसे। मैंने निभा की तरफ देखा तो उसने स्वीकृत में सिर हिलाया। मैंने कहा, ओके, रख लेता हूँ। मुझे अपना नंबर दे दीजिए ज़रूर। यह मेरा कार्ड है और इसमें नंबर है मेरा। कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। पुलिस वाले ने कार्ड के साथ बच्ची का हाथ मेरे हाथों में दिया और चला गया। निभा ने बच्ची को अंदर लाते हुए प्यार से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? प्रिया। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बच्ची ने इस सवाल का जवाब कोई नहीं दिया और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। निभा और उसके लिए पानी ले आई और अपना एक पुराना टॉप देकर उसे नहाने को भेज दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, हमारी कोई संतान नहीं, चलो कुछ दिन इस बच्ची के ही पेरेंट्स बन जाते हैं। मैं भी मुस्कुरा उठा। इस तरह प्रिया हमारी जिंदगी में शामिल हो गई। वह काफ़ी शांत और गुमसुम सी रहती, हमारे सवालों का संक्षेप में जवाब देकर अपनी दुनिया में खोई रहती। मगर एक खूबी थी उसमें कि इतनी कम उम्र में भी काफ़ी समझदार और काम में एक्टिव भी थी। अपना सारा काम बिना नखरे किए आराम से कर लेती। यही नहीं, घर के कामों में निभा की मदद करने का भी पूरा प्रयास करती। वह स्टूल पर चढ़कर गैस जला लेती और चाय बना देती, सब्जियां काट देती, कॉफ़ी चीज़ें बनानी भी आती है उसे। प्रिया को आए करीब 4-5 दिन बीत चुके थे। इस बीच हम जब भी प्रिया से उसके माँ बाप के बारे में या गांव के बारे में पूछते तो वह खामोश रह जाती। ऐसा नहीं था कि उसे बोलना नहीं आता था या समझ की कमी थी। वह हर बार बाखूबी समझती थी और निभा के आगे कभी कभी ऐसी बात भी बोल जाती जो उसकी उम्र में देखे अधिक समझदारी वाली बात होती। उसने अपनी नानी के गांव का नाम लिया, मगर जब भी उसके माँ बाप के बारे में पूछा जाता तो वह खामोश हो जाती। एक दिन वह मेरे करीब आकर बैठ गई और धीमे से बोली, अंकल, पुलिस वाले अंकल से मेरी मम्मी के बारे में पूछो ना।
हाँ बेटा, अभी पूछता हूँ। मैंने पुलिस वाले द्वारा दिया गया कार्ड निकाला और नंबर लगाने लगा, मगर कोई दफ़ा कोशिश करने के बावजूद नंबर नहीं लग सका। हर बार नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर प्रिया ने अपनी फ्रॉक की जेब से निकालकर एक कागज़ दिया जिसमें एक नंबर लिखा था। मैंने उस नंबर को भी ट्राई किया, मगर वह भी नॉट रीचेबल आ रहा था। मैंने निभा की तरफ देखा। हम दोनों ही बहुत असमंजस की स्थिति में थे। अगले दिन फिर से प्रिया ने फ़ोन करने को कहा। नंबर फिर से नॉट रीचेबल आया। यह बात हमें बहुत अजीब सी लग रही थी। मैंने सामने की पुलिस चौकी में जाकर पता करने का निश्चय किया। मैं नज़दीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और थाना इंचार्ज में से जाकर मिला। वह बिजी था। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद उसने मुझे बुलाया। सारी कहानी सुनाई तो उसने 2-3 नंबर मिलाया, बात की, मगर कोई सही बात बता नहीं चल पाई। उसने फिर आने को कहकर मुझे टकरा दिया। मैंने घर जाकर प्रिया को समझाया। देखो बेटा, अभी आपके मम्मी पापा का पता नहीं चल रहा है, पर आप परेशान ना हो। हम दोनों भी आपके मम्मी पापा की तरह ही हैं। हम आपका हमेशा ध्यान रखेंगे। हमें अपना मम्मी पापा समझो, ओके बेटा। प्रिया ने हमें सिर हिलाया और चली गई। इसके बाद उसने कभी भी अपनी मम्मी पापा के बारे में नहीं पूछा। अब वह हम दोनों से थोड़ा थोड़ा घुलने मिलने लगी थी। इधर मैं और निभा उसे पाकर काफ़ी प्रसन्न थे। कुछ दिनों में ही वह हमें अपने घर की सदस्य लगने लगी। दरअसल हमें उससे प्यार हो गया था। उसकी आदत सी हो गई थी। अब हम दिल से चाहने लगे थे कि उसे वापस लेने कोई ना जाए, उसके माँ बाप भी नहीं। एक दिन मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करके घर में घुसा तो प्रिया कहीं नज़र नहीं आई, वरना वह रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती थी और मेरे साथ एक्सरसाइज भी करती है। आज वह एक्सरसाइज के लिए भी नहीं आई थी। मैंने तीनों कमरे में देखा, वह कहीं नहीं थी। इसके बाद मैंने किचन में झांका, वह निभा नाश्ता बना रही थी। प्रिया वहाँ भी नहीं थी। मैंने निभा से पूछा, प्रिया को देखा है? कहीं दिख नहीं रही। वह तो सुबह में आपके साथ ही होती है, पर आज आई ही नहीं। मैं घबरा गया। देखो कहीं छत पर तो नहीं? निभा ने कहा तो मैं दौड़ता हुआ छत पर पहुंचा। प्रिया एक कोने में बैठी कागज पर चित्र उकेर रही थी। मैं दंग रह गया। उसने बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। मैंने उसे गोद में लेकर चूम लिया। आज उसकी एक नई खूबी का पता चला था। मैंने उसे अपने पास रखी पेंटिंग से जुड़ी चीज़ें जैसे कैनवस और कलर्स निकाल कर दिए तो वह हल्के से मुस्कुरा उठी। अब तो वह अक्सर ही पेंटिंग करने बैठ जाती। उसके चित्रों का विषय प्रकृति होती थी, साथ ही कई बार दर्द का चित्रांकन भी किया करती। उसकी हर तस्वीर में एक अकेली लड़की भी जरूर होती। एक दिन रात में 8 बजे के करीब फिर से घंटी बजी। हमारा दिल धड़क उठा। मुझे लगा कहीं पुलिस वालों तो नहीं आ गए प्रिया को लेने। निभा ने भी कसकर प्रिया का हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ही अब प्रिया को वापस करने के पक्ष में नहीं थे। प्रिया जैसी बच्ची को पाकर हमें अपने जीवन का मकसद मिल गया था। मैंने मन ही मन यह तय करते हुए दरवाज़ा खोला कि पुलिस वालों को किसी भी तरह समझा बुझाकर वापस भेज दूंगा। दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस के नीरज जी को देखकर मेरे दिमाग की सारी टेंशन कफूर हो गई। वह हमारे पास सिरका लेने आए थे। निभा ने एक छोटी शीशी में सिरका डालकर उन्हें दे दिया और हम दोनों ने चैन की सांस ली। वैसे जैसे जैसे हमारा प्यार प्रिया के लिए बढ़ रहा था, हमारे दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक हमें अंदर से हिला देती। हम सहम जाते, धड़कनें बढ़ जाती।
जब सायरन की आवाज़ आती तो भी हमारा दिल बैठ जाता। डर लगता कि विदाई का समय तो नहीं आ गया है, पर शुक्र है कि इतने दिनों में प्रिया पर हक जताने कोई नहीं आया था। कहीं न कहीं हम दिल ही दिल में यह तमन्ना भी करने लगे थे कि प्रिया के माँ बाप न बचे, ताकि प्रिया हमेशा के लिए हमारी हो जाए। एक दिन निभा ने मुझसे कहा, क्यों ना हम प्रिया को प्रॉपर गोद ले लें, फिर हमारे मन का यह भय भी जाता रहेगा कि कोई उसे ले ना जाए। हम प्रिया को एक बेहतर जिंदगी भी दे पाएंगे। निभा का यह सुझाव मुझे बेहद पसंद आया। अगले ही दिन मैंने अपने एक वकील दोस्त अभिनय को फ़ोन लगाया और उसने प्रिया के बारे में सब कुछ बताता हुआ बोला, यार मैं प्रिया को गोद लेना चाहता हूँ, तू बता फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी करें। मेरी बात सुनकर वह हंसता हुआ बोला, यार यह सब इतना आसान नहीं, बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बच्चा गोद लेने में 2-3 साल तक लग जाते हैं, पर यार प्रिया तो हमारे पास ही है। याद रखो वह तुम्हारे पास है, पर तुम्हारी है नहीं। अभी तुम्हें यह भी नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन हैं, कहाँ हैं, जिंदा हैं या नहीं, उसके घर में और कौन कौन है, दादा चाचा मामा बुआ आदि। वे लोग बच्ची को गोद देना चाहते भी हैं या नहीं। बिना किसी अप्रूवल तुम इस तरह किसी अनजान बच्ची को गोद नहीं ले सकते। तुम्हें पहले इस बच्ची को पुलिस वालों को सौंप देना चाहिए। अच्छा सुन, निभा से बात करके बताता हूँ, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अभिनय को सारी बात बताकर मैं पछता रहा था। उसने मुझे और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया था। मैं इस बात को लेकर कुछ सोचना नहीं चाहता था, बस प्रिया के साथ बीत रहे इस समय को महसूस करना चाहता था। यही हाल निभा का भी है। भले ही प्रिया ने अपने चारों तरफ रहस्य का घेरा बना रखा था, भले ही प्रिया हमें मिलना या नहीं इस बात को लेकर अभी भी अनिश्चित की स्थिति बनी हुई थी, मगर फिर भी उसका हाथ हमें हर पल एक नए खूबसूरत और संतुष्ट जीवन का एहसास दे रहा था और हमें यह एहसास बहुत पसंद आ रहा।